हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एरो राही। ये पब्लिक पॉलिसी सीरीज का सेकंड वीडियो है। आई होप आप सब ने इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी देखा होगा, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, प्रोमिनेंट डेफिनेशंस, की थिंकर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए पहले वीडियो टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को देखना बहुत जरूरी है। काफी क्वेश्चंस इस सेक्शन से लास्ट ईयर आए हैं। इसके साथ ही फर्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। आपकी सिलेबस में टोटल 7 मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी है। अप्रोचेस से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि कौन सा मॉडल किस प्रोपोनेंट ने दिया है। 7 अप्रोचेस में से पहला है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसमें हम देखेंगे कि विच इंस्टीट्यूशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। दूसरा अप्रोच है ग्रुप मॉडल। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स कैसे पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके बाद है इलीट थ्योरी। इलीट थ्योरी के बाद है रैशनल चॉइस मॉडल, जिसमें हम हर्बर्ट साइमन, इजगल ड्रॉर जैसे थिंकर्स के रैशनल चॉइस मॉडल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट अप्रोच है इंक्रीमेंटल अप्रोच, जिसे लिंड ब्लॉम ने दिया है। फिर सिस्टम्स अप्रोच है और लास्ट में गेम थ्योरी है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को यूजुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म और दूसरा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म के मेन प्रोपोनेंट्स हैं जेम्स ब्राइस, जी सैरेटोरी और लॉवेल। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के मेन एडवोकेट्स हैं मार्च एंड ऑस्लन। अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समझेंगे। Institutional approach advocates that public policy originates in governmental institutions that formulates and implements them. इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये कहता है कि पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज से ओरिजिनेट होता है। गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी को लेजिटिमेसी देती है और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक पॉलिसी को फ्रेम करती हैं। एक बार पब्लिक पॉलिसी फ्रेम हो गई तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट करती है। So public policy is authoritatively determined, implemented and enforced by government institutions. अब limitations of institutional approach की बात करते हैं। Institutional approach formal aspects को recognize करती है। इसका मतलब formal organs of government से बनी हुई public policy को ही legitimacy दी जाती है। Informal groups जैसे NGOs, civil society को undermine किया जाता है। Now moving to the next model of public policy, and that is group model. Main proponents of group model are Robert Dahl, David Truman, S.M. Lipset and other pluralistic thinkers. हर अप्रोच के प्रोपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन से प्रोपोनेंट्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है और किस अप्रोच का प्रोपोनेंट कौन है, एग्जाम में आता है। तो अब हम जानेंगे ग्रुप मॉडल क्या होता है। According to group theory or group model, public policy is the product of group struggle. Group model perceives public policy as group equilibrium. In other words, this model argues that there are conflicting groups in the society. The task of the government is to bring equilibrium among the interests of these groups through bargaining, negotiation, and compromise. For example, farm laws, SC/ST Act. ग्रुप मॉडल ये कहता है कि पब्लिक पॉलिसी को फ्रेम करने में ग्रुप्स या ग्रुप इंटरेस्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट कंपीटिंग ग्रुप्स जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, फार्मर एसोसिएशंस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं और गवर्नमेंट इन ग्रुप्स को अकोमोडेट करने के लिए बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, डायलॉग, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज को विड्रॉ किया क्योंकि फार्मर एसोसिएशन इंटरेस्ट ग्रुप्स ने कंटिन्यूअसली इसे अपोज किया और गवर्नमेंट ने फाइनली वो पॉलिसी रिपील की। इससे ये पता चलता है कि ग्रुप इंटरेस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं पब्लिक पॉलिसी में। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ग्रुप मॉडल। इट ओवरस्टेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स, understates role of public officials play in the public policy. Factors like ideas and institutions receive scanty attention in this model. ग्रुप मॉडल में ग्रुप्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, आइडियाज और इंस्टीट्यूशन को कंसिडर नहीं किया जाता जनरली। Now one point to remember, group theory is pluralistic whereas elite theory is monistic. Group theory is pluralistic मतलब multiple interest groups exist करते हैं
whereas elite theory is monistic, मतलब elite groups का ही इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है, नॉट मल्टीपल ग्रुप्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे जो है elite theory। elite theory के प्रोपोनेंट्स है विल्फ्रेड पेरेटो, जेंटा मोज्का जिसने रूलिंग क्लास लिखी है, रॉबर्ट मिशेल्स जिन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की लिखा है, एंड सी राइट मिल्स जिसने पावर एलिट लिखी है। ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आते हैं और मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी ये आते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट constitutes an elite theory approach of public policy. Elite theory says public policy is the preference of elites. Elite theory views public policy as the preference and values of the governing elite. This model argues that masses are passive, apathetic, and ill-informed about public policy. In this model, policy flows from downwards, from elites to masses. Policies do not arise from mass demand. Elites shape mass opinion on public questions more than masses shape their elite opinion. So basically, elite theory कहती है कि public policy elite sections के preference को ध्यान रख के frame की जाती है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जनरली कॉमन पीपल आर इल इन्फॉर्म्ड, कॉमन पीपल के इंटरेस्ट सेकेंडरी होते हैं और इलीट के इंटरेस्ट प्राइमरी होते हैं। रैशनल पॉलिसी मेकिंग इज अबाउट चूजिंग द वन बेस्ट ऑप्शन और अल्टरनेटिव अमंग सेट ऑफ ऑप्शंस। सो बेसिकली रैशनल चॉइस मॉडल में रैशनल डिसीजन मेकिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। पब्लिक पॉलिसी के बहुत सारे ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया जाता है और उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। रैशनल चॉइस मॉडल में पब्लिक पॉलिसी को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। दिस मॉडल एडवोकेट्स दैट नो पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड if its cost exceeds its benefits, and among policy alternatives, decision makers should choose the policy on the basis of cost benefit analysis. तो maximum social gain or output is the focus of rational choice model. अब लिमिटेशन की बात करते हैं। तो पहला लिमिटेशन ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप से इंफॉर्मेशन वैल्यूज कि सोसाइटीज में होमोजेनियस वैल्यू सिस्टम नहीं है और हर ग्रुप के अपने डाइवर्स वैल्यूज होते हैं। दूसरा लिमिटेशन ऑफ रैशनल चॉइस मॉडल है कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग कि इतने सारी डिफरेंट ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है फॉर अराइविंग एट अ पॉलिसी डिसीजन। एंड फाइनली थर्ड constraint or limitations of this model is time constraint. Now let's talk about two main proponents of rational choice model. पहला थॉमस डाई और दूसरा हर्बर्ट साइमन। For Thomas Dye, rationality is efficiency. Thomas Dye also argues that policy is rational when it is most efficient. Thomas Dye के लिए एक पॉलिसी तभी रैशनल हो सकती है जब वो बहुत एफिशिएंट हो। नेक्स्ट इज हर्बर्ट साइमन। साइमन ने रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल दिया है। इसमें ही सेपरेटेड फैक्ट्स फ्रॉम वैल्यूज। तो साइमन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिसीजन मेकिंग में, रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फॉर साइमन, रैशनल पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व्स थ्री एक्टिविटीज: इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी। इसके अलावा साइमन ने बाउंडेड रैशनलिटी का कॉन्सेप्ट भी प्रपोज किया है। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब रैशनैलिटी इज लिमिटेड बाय आवर थिंकिंग कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट एंड टाइम कंस्ट्रेंट. Instead of making the best choices, we often make choices that are satisfactory. So basically, Simon argues that decisions are not completely based on rationality, rather bounded rationality prevails. Bounded in the sense that rationality को कुछ factors limit करते हैं, जैसे information constraint हो गया, time constraint हो गया और cognitive capacity. तो इन चीजों को देख के, इन constraints को देख के आपकी जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है वो कंस्ट्रेन हो जाती है, तभी आप इसको बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हो। नेक्स्ट मॉडल इज इंक्रीमेंटल मॉडल। अकॉर्डिंग टू इंक्रीमेंटल मॉडल, पब्लिक पॉलिसी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस पॉलिसी विद मिनिमम चेंजेस। सो इंक्रीमेंटल मॉडल में पब्लिक पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होती हैं, उन पॉलिसीज को विद चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लिटिल बिट चेंजेस और मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट किया जाता है। अब हम स्ट्रेंथ्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करेंगे। स्ट्रेंथ्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल ये है: नंबर 1, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सेकंड, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी।
And third, it helps us in preserving the political system. अब हम सपोर्टर्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करेंगे. मेन प्रोपोनेंट्स है चार्ल्स लिंडब्लॉम. लिंडब्लॉम आर्ग्यूज that instead of creating a different policy, an already existing policy may be implemented with marginal modifications or increments. According to him, previous policies already have the legitimacy and infrastructure requirements. That is the reason behind their adoption. So basically Lindblom के according, क्योंकि जो पॉलिसी already implemented होती है they are backed by legitimacy, ये तो हमें पता है. एंड सेकंड, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया होता है उनको यूज करते हैं, तो हमें नया कुछ नहीं बनाना पड़ता है. सो जैसे हमने इंक्रीमेंटल मॉडल के सपोर्टर्स की बात की है, अब हम इस मॉडल के क्रिटिक्स की बात करते हैं. एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्रिटिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल इज हीजकिल ड्रॉर. हीजकिल ड्रॉर argues that incremental model helps in the improvement of existing policies but cannot be implemented in already failed projects or policies. तो failed projects अगर हुए हैं तो हम उनमें इंक्रीमेंट्स नहीं कर सकते, हम उनमें मार्जिनल चेंजेस करके हम उनको एक नया और बेटर नहीं बना सकते. Incremental approach is also conservative nature because it prefers to continue the existing policies without having vision for change. So इंक्रीमेंटल मॉडल में एक फेल्ड पॉलिसीज को इंक्रीमेंट उनको इम्प्रोवाइज नहीं किया जाता, उनको अमेंड नहीं किया जाता ताकि उनको बेटर किया जाए. दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर. एंड थर्ड इज देयर इज नो विजन फॉर चेंज. नेक्स्ट है सिस्टम्स अप्रोच. सिस्टम्स अप्रोच को डेविड ईस्टन ने दिया है. इस अप्रोच को बायोलॉजी और जनरल सिस्टम थ्योरी से लिया गया है. Systems approach sees public policy as an output of political system. So political system refers to the interrelated institutions, political activities, actors and processes which continuously interact with each other and to the larger society. Political system को अच्छे से समझने के लिए हम डेविड ईस्टन के systems approach को समझेंगे. According to Easton, major components in a system are, एक तो है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा फीडबैक और फोर्थ है एनवायरनमेंट. इनपुट कम्स एज डिमांड्स इन वेरियस फॉर्म्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी, एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. सिस्टम विल प्रोसेस इट एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, जिसे हम डिसीजंस कहते हैं. एंड देन फीडबैक मैकेनिज्म विल स्टार्ट, जिसमें फीडबैक फिर से इनपुट की तरह काम करेगा. सो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली साइक्लिक वे में काम करते हैं, जिससे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. किस चीज का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है? एक इनपुट का, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, इम्प्लीमेंटेशन का और फीडबैक मैकेनिज्म का. सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम्स अप्रोच. सो लास्ट अप्रोच है गेम थ्योरी. मेन प्रोपोनेंट जो गेम थ्योरी का है वो है जॉन वॉन न्यूमैन. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है प्रोपोनेंट गेम थ्योरी का, और मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं. So, according to game theory, public policy is seen as a rational choice in competitive situations. The idea of game in game theory is that rational decision makers are involved in choices that are interdependent. तो गेम थ्योरी में choices are interdependent. इसीलिए जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत केयरफुल होते हैं while taking any action. तो बेसिकली गेम थ्योरी में रैशनल चॉइसेस बिटवीन एक्टर्स इज द मेन थिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन प्रिवेल होती है जो हम लेते हैं when choices are interdependent. So outcome for each actor depends on the actions of all. Therefore, every actor needs to take into account the choices of others. Game theory के हम examples quote कर सकते हैं. For example, war and peace, use of nuclear weapons, international diplomacy. जैसे international diplomacy in international relations में होता है, तो वहाँ पे primary actor जो होते हैं वो states होते हैं. तो स्टेट्स भी कोई एक्शन लेने से पहले उसका आउटकम उसको इवेलुएट करते हैं, उसके आउटकम को इवेलुएट करते हैं, उनको कितना रिलेटिव गेन होगा, क्योंकि हर स्टेट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट. तो उनको मैक्सिमाइजेशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट करने के लिए हमेशा सोचना पड़ता है. बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी सोचना पड़ता है कि जो सामने वाला जो एक्टर है आपके एक्शन से उसे कितना गेन होगा.
तो आप उस अपने एक्शन से उसके भी एक्शन को इवेलुएट करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट गेम थ्योरी। आई होप आप सबको मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। And also don't forget to subscribe Edurahi and also press bell icon ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।